नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलिव बोर्ड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बात करते हैं। ये चल रही है हमारी इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण सीरीज, जहाँ पे हम एनसीईआरटी टू लक्ष्मीकांत सभी को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे सारी चीजें हम एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट दोनों को लेके चल रहे हैं। सारी चीजें टॉपिक वाइज हो रही हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रही है। सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एकदम अच्छे से समझ रहे हैं हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी के लिए ये एक सीरीज आपकी वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगी फॉर योर इंडियन पॉलिटी। तो चलिए बात करते हैं। पिछले भाग में हमने क्या बात की थी? पिछले भाग में हम लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में बात कर ली थी। हम लोगों ने बात कर ली थी कि यहाँ पे जो आपका प्रस्तावना है वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। ठीक है, तो जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या ये संविधान का भाग है कि नहीं है? संविधान का भाग है कि नहीं है? अब समझते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों उठा, ये सवाल जो है यहाँ पे क्यों ये सवाल आया। तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, ये क्या बताता है? एम बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, लक्ष्य बताता है हमारे संविधान के। तो अगर हम किसी भी तरीके से एम और ऑब्जेक्टिव जो है ये बताता है, इसमें कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हम अगर प्रस्तावना में किसी भी तरीके से संशोधन कर दें, अगर हम प्रस्तावना में संशोधन कर देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे एक बात समझिए। अगर हमने इसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन कर दिया, तो आम बात है वो चीज़ क्या हो जाएगी? जो चीज़ ऐड की जाएगी या माइनस की जाएगी प्रस्तावना में से, वो भी क्या बन जाएगा? एक आपका एम बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब जब ये चीज़ आपकी एम और ऑब्जेक्टिव बन जाएगी, तो सरकार उसके ऊपर फिर अगर लॉ बनाती है और लास्ट में जाके अगर क्या नाम है, किसी तरीके की कोई एम्बिग्यूटी होती है, तो प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है व्याख्या में। तो यहाँ पे अगर कोई संशोधन किया गया है, तो व्याख्या में जब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस संशोधन को गलत नहीं, उस चीज़ को, उस कानून को गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हमें बहुत अच्छे से साफ समझ में आ रही है। तो अगर सरकार यहाँ पे प्रस्तावना में अगर किसी तरीके का संशोधन करना है, प्रियम्बल में किसी तरीके का अमेंडमेंट करना है, इसके लिए लक्ष्य को पाने के लिए, तो अगर किसी तरीके का अमेंडमेंट करना है, तो सबसे पहली बात ये है, अमेंडमेंट किसमें होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, संविधान में होगा। और अगर संविधान में ये संशोधन होना है, तो पहली बात तो ये डिसाइड होनी चाहिए कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, क्या प्रस्तावना उसका भाग है कि नहीं है? क्या प्रस्तावना उसका भाग है भी या नहीं है? सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ कुछ रूलिंग्स आई, ठीक। तो उन रूलिंग्स को हमें यहाँ पे देखना है। जैसे बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है। तो बेरूबारी यूनियन केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो जब भाग नहीं है, तो इसके अंदर अमेंडमेंट कैसे करेंगे आप? संशोधन कैसे करेंगे? जब संशोधन नहीं करेंगे, तो किसी तरीके के नए लक्ष्य को आप डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एम और ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक। अब बात करते हैं, इसके बाद दूसरा केस आया, केशवानंदा भारती केस। और केशवानंदा भारती केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि ये संविधान का भाग है। तो जब भाग है, तो हम इसके अंदर कर सकते हैं संशोधन। और जब संशोधन कर पाएंगे, तो नए लक्ष्यों को हम यहाँ पे जोड़ पाएंगे, और उससे संबंधित फिर क्या बनाया जा सकेगा? कानून बनाया जा सकेगा। उसी तरीके से तीसरा एक और केस आया, एलआईसी ऑफ इंडिया केस। और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम पूरे ठोस तरीके से बात कह दी कि ये जो है, ये संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। और फिर आम बात है, इसकी ये बात पूरी तरीके से पहले ही तय थी, और ज्यादा मजबूत हो गई कि प्रस्तावना के अंदर फिर संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, पार्ट है कि नहीं है, इसका मेन लक्ष्य ये था इस बात को जानने का कि क्या हम प्रस्तावना के अंदर, प्रेम्बल के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, संशोधन। क्योंकि अगर हमें अमेंडमेंट करना है, तो इसका संविधान का भाग होना ये अति आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए, तो यही पे तीन केस थे। बेरूबारी यूनियन केस 1960, जिसमें ये कहा गया कि नहीं है भाग। फिर उसके बाद यहाँ पे आया आपका कौन सा,
केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें ये कहा गया कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, आपका भाग है। और फिर उसके बाद आया आपका LIC ऑफ इंडिया केस 1995, और जिसमें ये कहा गया ये जो है इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से फिर बात तय हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ मुख्य बातें तब भी हमें ध्यान रखनी है प्रस्तावना के संबंध में। पहली चीज तो ये, ना तो ये किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, तो विधायिका को किसी प्रकार की शक्ति नहीं देता, और ना ही विधायिका के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है। तो ना तो ये किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, ना ही ये किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है किसके ऊपर, विधायिका के ऊपर। और दूसरी मुख्य बात हमें जो जाननी है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ये क्या है, गैर न्यायिक है, गैर न्यायिक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या नहीं हो सकता, आप इसकी एनफोर्समेंट के लिए कहा नहीं जा सकते, न्यायालयों की शरण नहीं ले सकते। ये क्या है आपका, गैर न्यायिक। तो ये दोनों बातें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली चीज कि प्रस्तावना जो है ये क्या है, ना तो सोर्स ऑफ पावर है, ना ही प्रोहिबिशन है, नॉन जस्टिसिएबल। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे जब बात तय हो गई कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, संविधान का पार्ट है, तो अब यहाँ पे एक और कंसर्न यहाँ पे निकल के आया कि मान के चलिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे ऐसा हो जाए कि जब ये बात तय हो गई कि हाँ प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, पार्ट है, तो पार्ट है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं अमेंडमेंट। आप जब इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इसके अंदर ऐसे अमेंडमेंट कर दें जिससे जो संविधान का मूल मूल मतलब जो उसका मेन आइडिया है वही बदल जाए। तो यहाँ पे एक तरीके से आप इसके क्या कर सकते हैं, मूल ढांचे को ही बदल दें, क्या पता। ठीक है, डेमोक्रेसी को ही आप हटा दें और कोई नया वर्ड डाल दें, थियोक्रेटिक डाल दें, सेकुलर को हटा के रिलीजियस डाल दें। तो अगर संविधान का भाग है प्रस्तावना और उसके अंदर फिर अमेंडमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे बात समझिए, इस अमेंडमेंट के द्वारा इसका तो कुछ भी बदलाव किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे सामने है। तो इसी को लेके केशवानंदा भारती केस जिसमें ये बात कही गई थी, केशवानंदा भारती केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का भाग है, और उसे ये मालूम था पहले से कि ऐसा कुछ होगा ही। तो यहाँ पे इसमें एक और बात कही गई थी केशवानंदा भारती केस में, इस संविधान में कुछ है जो है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का क्या है, मूल ढांचा है। संविधान में कुछ है जो है संविधान का मूल ढांचा, क्या है, मूल ढांचा। और आप इस ढांचे को किसी भी हालात में बदल नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। बट अब बात करते हैं कि ये मूल ढांचा होगा क्या, मूल ढांचा क्या होगा। ये मूल ढांचा की डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं दी गई। इसको सुप्रीम कोर्ट अपनी अलग अलग जजमेंट्स में यहाँ पे डिफाइन करता रहता है कि क्या होगा मूल ढांचा, क्या होगा मूल ढांचा। तो इस बात को आपको रखना है बहुत अच्छे से ध्यान यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे अमेंडमेंट जो किया गया वो किया गया केशवानंदा भारती केस में। ठीक है, आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपके जो मूल ढांचा है उसे ना बदला जाए। तो इस बारे में बात की किसने, केशवानंदा भारती केस ने। बात करते हैं आगे चल के, तीन शब्द जो जोड़े गए प्रस्तावना के अंदर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ये हम देख चुके हैं। 42nd संशोधन के द्वारा यहाँ पे तीन शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना के अंदर, सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका इंटीग्रिटी, यानी आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और आपका अखंडता। इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे ये तीन शब्द जो है प्रस्तावना के अंदर यहाँ पे जोड़े गए, तो ये बात हमें रखनी है बहुत अच्छे से ध्यान यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पूरी की पूरी प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लिया है, और अब हम इस सीरीज में आ रहे हैं, मॉक करेंगे पूरा का पूरा प्रस्तावना के ऊपर। तो हमने यहाँ पे पूरी प्रस्तावना जो है बहुत अच्छे से समझी है, डिटेल में समझी है। इससे ज्यादा प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं आएंगे, इन्हीं चीजों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
तो अब हम बात करते हैं मॉक के ऊपर और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पढ़ना है और आपको इसे सही तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। चलिए। तो कह रहा है फॉलोइंग आर एंश्योर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन: इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। ये सारी बातें प्रस्तावना में दी गई हैं। अब आपको इसे सही सीक्वेंस, सही ऑर्डर में लगाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं बहुत सारे स्टेट पीसीएस में। स्टेट पीसीएस और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कौन सा वर्ड पहले है, कौन सा वर्ड बाद में, के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो देखते हैं, इक्वालिटी पहले आता है, लिबर्टी पहले आता है, जस्टिस पहले आता है, फ्रेटर्निटी आता है, यूनिटी या इंटीग्रिटी आता है। तो सबसे पहले वर्ड कौन सा है? जस्टिस। सबसे पहले शब्द आता है जस्टिस। जस्टिस के बाद आता है आपका कौन सा शब्द? लिबर्टी। फिर लिबर्टी के बाद इक्वालिटी। तो तीन दो एक, तो तीन दो एक तो केवल बी में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है आपका फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रियम्बल में आएंगे। तो यहाँ पे हम जो प्रस्तावना के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पॉलिटी के ऊपर देखने को मिलेगा, ये आपके कभी गलत ही नहीं होंगे। ठीक है, ये कभी आपके गलत नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पॉस्युलेट क्या है? भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग कौन सा है? ठीक है, दार्शनिक भाग जो दर्शन दिखाता है भारतीय संविधान के। तो नेहरू रिपोर्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, महात्मा गांधी का यंग इंडिया में आर्टिकल या इंडियन नेशनल कांग्रेस का रेजोल्यूशन फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेहरू रिपोर्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू, महात्मा गांधी का आर्टिकल यंग इंडिया में 1922 में, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का रेजोल्यूशन जो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का 1929 में। चलिए, क्या हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पंडित नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया था, यही मेन फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट है, क्योंकि यही आगे चल के हमारा क्या बना? प्रस्तावना बना, प्रियम्बल बना। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना से संबंधित आपको यहाँ पे अब सही बात को पकड़ना है। प्रस्तावना से संबंधित आपको यहाँ पे सही बात को पकड़ना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, हम जानते हैं भाग है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नाइदर कन्फर एनी पावर नॉर इम्पोज एनी ड्यूटीज। नहीं, ये गलत है। ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज टू इंटरप्रिटेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एकदम सही है। तो सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा भाग करेक्ट है? तो यहाँ पे कह रहा है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर टू रिजॉल्व द पीपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर ऑल इट्स। क्या सिक्योर करने की बात करता है? राइट टू स्टैब्लिश नहीं, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट नहीं, राइट टू एजुकेशन नहीं। पढ़िए, तो अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसे यहाँ पे क्या करता है? पूरा करने की बात करता है। आगे बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस जो प्रस्तावना में दिया गया है, ये किस चीज के लिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, या सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, या चीफ जस्टिस ऑफ पुअर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, संसाधन का, धन का समान रूप से वितरण, यही है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी प्रस्तावना को पूरी तरह समझा है और अब उसके ऊपर हम एक तरीके से मॉक या उसके ऊपर पूरे क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाएंगे और इस तरीके से पूरी प्रस्तावना को बेहतरीन तरीके से हम लोग खत्म करेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।